अब देखो जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर। जब आप करंट पास करोगे वायर से तो वायर गर्म हो जाती है, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर। इसको करने से पहले हम एक बार फटाफट सारे फॉर्मूले क्विकली रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर का कंसेप्ट। अब देखो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है करंट I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना था, 19 कूलम। फिर हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय चार्ज। फिर हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। फिर हमने सीरीज और पैरेलल का पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट एम्पियर थी करंट की। चार्ज की यूनिट कूलम, इसकी वोल्ट, वोल्ट का भी सिंबल V होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है और रेजिस्टिविटी आ जाती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है, इसकी यूनिट है ओम मीटर। तो ये तो हो गई हमारी यूनिट की बात। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे रहने दिए, यूनिट इरेज कर दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने अभी तक रिवाइज कर लिए हैं और जिन्हें हमने याद भी कर लिया है। अब हम इसी में आगे चलते हैं और अपना टॉपिक समझते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है जी। अब जो ये हीटिंग इफेक्ट है, इसको हम H सिंबल देते हैं। हीटिंग इफेक्ट का जो सिंबल है ये दिया जाता है H। अब एक मैं मोटा मोटा सा आपको बता दूं, देखो हीट की यूनिट होती है जूल, वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल। तो आप ध्यान रखना, हीट की जो यूनिट है ये होती है हमारी जूल, वर्क की भी यूनिट क्या होती है हमारी, जूल होती है। यानी हम वर्क को हीट के बराबर ले जाएंगे, ध्यान रखना, यानी हम वर्क को हीट के बराबर ले जाने वाले हैं। अब देखो इस डायग्राम में, ये डायग्राम में एक वायर दिखाई हुई है। अब इस वायर में करंट अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, देखो जरा ध्यान से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वायर में तो वो टकराता है ना, एक दूसरे से टकराएगा, उसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, हीटिंग इफेक्ट, है ना। और कुछ वर्क डन होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, चार्ज जब जाते हैं तो वर्क डन होता है। तो हमने लगाया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज। अब जैसा मैंने बताया, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और हीट की भी जूल होती है, तो इस वर्क डन को हम हीट के बराबर कर देंगे। तो मैंने वर्क डन को एक साइड किया और ये कर लिया। अब मुझे पता है V जो है वो किसके बराबर है, ओम्स लॉ, आई आर के बराबर है। तो मैं V की वैल्यू आई आर डाल दूंगा। और जो मेरा Q है वो किसके बराबर होता है, I इंटू टी। चेक करो फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो Q इज इक्वल टू आई इंटू टू। अब मैं ये दोनों चीजें यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये पुट कर दिया मैंने दोनों यहाँ पे। तो ये हो गया, ये भी वर्क डन आ रहा है, ये भी वर्क डन आ रहा है। तो ये बन गया I स्क्वायर आर टी, और ये मैंने हीट के बराबर लिख दिया। तो मेरा हीट का फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर आर टी। इसे हम जूल्स हीटिंग लॉ भी कहते हैं। जस्ट नोट इट डाउन एंड आस्क मी योर डाउट्स इफ यू हैव। तो एक बार दोबारा समझ लो, टॉपिक का नाम है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर। तो ये एक वायर है, वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो जब वायर से बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो टकराएंगे एक दूसरे से, टकराने से एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, तो उस कारण वायर गर्म हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी मूव हो रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय टाइम, देखो यही फॉर्मूले काम आ रहे हैं। अब हमें हीट निकालना है, तो हीट H होता है जूल्स, यानी वर्क डन। तो वर्क डन को एक साइड किया, मैंने निकाला V आई आर के बराबर होता है, Q I इंटू टी के बराबर होता है, इसमें पुट कर दिया और मेरी ये इक्वेशन बन गई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट का
फॉर्मूला। ठीक है जी। तो अब अगर कोई आपसे पूछे भाई जूल्स हीटिंग लॉ बताओ, तो आप ये लिखिए जूल्स हीटिंग लॉ इज आई स्क्वायर आर टी, फैक्टर्स ऑन विच हीट ऑफ वायर डिपेंड्स। तो ये आपके सारे फैक्टर आ जाएंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको फैक्टर्स समझाता हूँ। इसे नोट करके डन बोलिए। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसी फैक्टर को हम कहते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है भी जूल्स हीटिंग लॉ बताइए, या फिर आप फैक्टर बताइए कि जिन पे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग ऑफ वायर डिपेंड करती है। सो लेट अस डिस्कस दीज फैक्टर्स एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई हमसे पूछ ले भाई आप जूल्स हीटिंग लॉ बताइए, तो आप सिंपली क्या लिखिए इस तरीके से जूल्स हीटिंग लॉ। तो आप सिंपल लिखिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जूल्स हीटिंग लॉ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हीट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। Heat produced by wire depends on three factors. Number one, heat produced is directly proportional to the current flowing. देखो ना, अगर करंट फ्लो करेगा ज्यादा से ज्यादा तो उतना ही हीट बढ़ेगा। नंबर टू फैक्टर अगर हम देखें, हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा होगी। नंबर थ्री, हीट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग। अगर करंट ज्यादा देर के लिए आप फ्लो करोगे तो वहां पर भी हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। तो कोई आपको अगर पूछे जूल्स हीटिंग लॉ बताओ, तो जूल्स हीटिंग लॉ इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड कर रहा है? हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी करंट जितना फ्लो करोगे उतनी हीट ज्यादा, स्क्वायर। अच्छा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हीट भी बढ़ जाएगा। हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर आपका करंट ज्यादा देर के लिए फ्लो हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। और इसकी यूनिट जूल्स में ही आएगी। एसआई यूनिट ऑफ हीट जो है ये हमारी जूल्स ही रहेगी, जिसे आप कहते हो, जे से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये जूल्स ही रहने वाली है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में ये आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगर मैं अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि मुझे हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए, जैसे मैंने पूछा आपसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर, कि आपने करंट पास किया, वायर गर्म हो गई, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, आप क्या या यूज कर सकते हो? नंबर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन है जो हम प्रेस करते हैं वहां पे यूज हो रहा है। हमारे ये गीजर्स में यूज हो रहा है, गीजर्स में पानी गर्म करने के लिए। रूम हीटर्स आते हैं, रूम हीटर्स, रूम हीटर में भी क्या काम होता है, इसी एनर्जी का यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वैसे हीट होना लॉस ऑफ एनर्जी भी है, जैसे आप करंट पास कर रहे हो, वायर गर्म हो गई, तो वो आपका लॉस ऑफ एनर्जी भी है, क्योंकि अगर हम हीट का यूज नहीं कर रहे हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे पंखा चला रहे हो, पंखा गर्म हो गया या गर्म होके सड़ गया, फूक गया या जल गया, तो वो हमारा लॉस की फॉर्म में है। तो हम लॉस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट के हम क्या फायदे ले सकते हैं। तो पानी गर्म कर सकते हैं गीजर में, हीटर हीटर में, है ना, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है, रूम हीटर हो सकता है, टोस्टर हो सकता है, बल्ब के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट से रोशनी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी एप्लीकेशंस आप बता सकते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड आपका टॉपिक था, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स करते हुए हमने ध्यान रखना होता है कि हमें क्या दिया हुआ है, किस तरह से करना है। कई बार हमें ये कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं, जैसे आई की जगह क्यू होता है ना अपना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो उस हिसाब से भी हम कई बार इन फॉर्मूलों को मॉडिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल। चलो बेटा इसे नोट कर लो। अब जब मैं आगे चलता हूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रिएट होता है यहाँ पे। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। अब आप इसे समझिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
और इसके बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपको समझने हैं और आगे बढ़ना है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप इसे समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल होता है P, और डेफिनेशन वही जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही आ गया ना, मतलब तो वही आ गया। देखो कैसे, rate at which electric energy is your work, somehow it is related with work, जूल होती है ना एनर्जी, इज कंज्यूम, जिसे आपने 9th में पढ़ा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का फॉर्मूला बन गया था W/T, इसकी SI यूनिट आपने पढ़ी है वॉट, वॉट का सिंबल W, कैपिटल W। अब आप देखो, इस वर्क डन को एनर्जी बोलते हैं, यही तो है, वर्क डन इज एनर्जी बेसिकली। तो अगर मैं पूछूं आपसे 1 वॉट बताओ क्या होता है, व्हाट इज 1 वॉट, तो आप बोलोगे 1 जूल/1 सेकेंड। क्या बनेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड 1 जूल/सेकेंड, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यहाँ पे जो वर्क डन है ना, यहाँ पे वर्क डन बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड 1 वॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिख लो डेफिनेशन, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड in 1 second, in 1 second, it is called 1 joule, it is called 1 watt power. So just keep in mind, very very important। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको यहाँ से ये समझ में आया कि जो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी वही एनर्जी से रिलेट करता है, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। So when 1 joule of electric energy is consumed in 1 second, it is called 1 watt power. So it is, I think it is clear। अब अगर आप देखो तो मैंने पावर के बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं। अब मैं ये फॉर्मूले आपको 1 by 1 डिराइव करवाऊंगा। अच्छा, डिराइव करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ फिर से। देखो, I is equal to Q/T, Q is equal to NE, and V is equal to work done by charge, and V is equal to IR, R is equal to rho L upon A। अब मैं ये डेरिवेशन सारी 1 by 1 समझाने वाला हूँ। देखो, ये डेफिनेशन हो गई हमारी 1 वॉट की। सो जस्ट कीप इन माइंड, और पावर की यूनिट होती है वॉट। What is 1 watt? When 1 joule of electric energy consumed in 1 second, it is called 1 watt। तो ये ना वॉट छोटी यूनिट है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट। पावर की जो हमारी बिगर यूनिट है, इसे हम कहते हैं किलोवाट, KW, किलोवाट। किलो, किलो मतलब 1000 है ना, किलोवाट। अब देखो, हमने पढ़ा, अब मैं आपको कुछ डेरिवेशंस करा रहा हूँ। सो डेरिवेशंस नोबडी इज गोइंग टू आस्क, ये होता क्या है, जस्ट आप इसे समझिए। देखो, वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा वर्क डन, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू आ जाएगा ना। अगर आप यहाँ से निकालो इस फॉर्मूले से, तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ पुट करते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी। V किसके इक्वल होता है, IR के बराबर होता है ना, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला वो नहीं लिखा था, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू IR। तो ये हो गया IR। Q यहाँ से निकाल लो, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I इंटू टी डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसल, क्या फॉर्मूला बना, I स्क्वायर R। सो देखो, हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एक डेरिवेशन हो गई ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से मैंने आपको एक डिराइव कराया फिलहाल। V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज अपना, तो वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन जो है वो मैंने निकाला V इंटू क्यू के बराबर, V की वैल्यू डाल दी, क्यू की डाल दी, तो I स्क्वायर RT आ गया। अब
एक और मॉडिफिकेशन देखो, देखो जरा ध्यान से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर मॉडिफिकेशन। यहीं पे समझाते हैं, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और कलर चेंज कर देते हैं। अब ये हो गया। अब हमारे पास एक और है, P इज इक्वल टू, यही चीज है, V Q अपॉन T। यहीं से ये एक डेरिवेशन हो गई, एक दूसरी डेरिवेशन लेते हैं, P इज इक्वल टू V Q अपॉन T। अब यहाँ पे सिर्फ हम Q की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो गया आपका आई आर इंटू क्यू होता है आई इंटू टी बाय टी। आई से आई कैंसल, और ये हो गया हमारा आई स्केयर आर। सो देखो, सॉरी, ये हमारा क्या ड्राइव हुआ, पहले भी आई स्केयर आर हुआ, तो सेम मैंने सेम ड्राइव कर दिया। तो मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, तो इसको मैं हटा के मैं v की वैल्यू नहीं डालता, v को v रहने देता हूँ, q की वैल्यू डाल देता हूँ। q की वैल्यू है आई आर, क्या वैल्यू आएगी बेटा q की, गलती बहुत हो रही है, क्या आएगी q आई टी। की वैल्यू, यस आई टी, और ये टी टी कैंसल, हमारा अगला फॉर्मूला आ गया वी आई। तो देखो ये भी प्रूव हो गया वी आई। अब हम आगे चलते हैं, अगला इसका डिराइव कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं। अब हमारा आ गया P इज इक्वल टू वी आई। अब हमें अगला फॉर्मूला क्या चाहिए, वी स्केयर बाय आर। अब आई की वैल्यू डाल दो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से डाल दो, ये ना डालो, ये वाला डालो, वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाय आर। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, P इक्वल टू वी इंटू आई की वैल्यू है V बाय आर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V स्केयर बाय आर। अच्छा, तो कोई डेरिवेशन तो मुझे लगता नहीं है कोई पूछेगा, बट ये मैंने एक एडिशनल पार्ट सिखा दिया ताकि आप फॉर्मूले ड्राइव कर पाएं। और ये बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। सो देखो, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो यहाँ पे कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो न्यूमेरिकल करते हुए आप फॉर्मूला लिखो साइड में, देखो कौन सा लग सकता है लगा दो। और आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, तो आप लिखिए रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और 1 watt की definition, so when 1 joule of energy is used in 1 second it is called 1 watt. What is a bigger unit of electric energy power, तो आप बताइए किलोवाट, और किलो मतलब 1000 होता है, यानी 1000 watt बिगर यूनिट। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं इसको। अब देखो इसी में हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका वर्क डन से ही रिलेटेड है, तो अब आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा फॉर डूइंग न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए हमने अभी अभी पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब जो वर्क डन है वो एनर्जी तो होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E बाय टी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक वर्क डन को, यहाँ पे वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आप यहाँ से साइड कर लो, तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसकी यूनिट होती है किलो वॉट आर, और पावर की यूनिट होती है किलो वॉट, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है। और टाइम की यूनिट हम लेंगे यहाँ पे आर, तो बन जाएगा आपका किलो वॉट आर। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इट इज पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आर। तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
अब आप मेरे पढ़ाने के बाद ना अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करना, उसमें देखना बिल किस फॉर्म में आए हैं, किलो वॉट आवर में लिखा होता है, उन्होंने किस फॉर्म में लिखा होता है, किलो वॉट आवर, यानी 1 घंटे में इतना यूनिट का कवर हुआ, इतने में इतना कवर हुआ, है ना। तो 1 किलो वॉट आवर क्या होता है कि 1 आवर में कितने किलो वॉट आवर कवर, 1 किलो वॉट कंज्यूम हुए, ठीक है। तो दैट इज योर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वॉट आवर। तो नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर है हमारा किलो वॉट आवर। दूसरा क्वेश्चन बनता है 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू डैश जूल्स। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 1 किलो वॉट आवर है वो कितने जूल्स के बराबर होता है, डैश जूल्स। तो देखो कैसे निकालेंगे। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, किलो मतलब 1000 वॉट, और इनटू 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप आइडिया लगा लीजिए। 1000 वॉट कितने सेकंड होते हैं बेटा, 1 किलो में, 1 आवर में 3600 सेकंड। गॉट इट, बताओ बेटा, गॉट इट ना। अब चलते हैं हम इसमें आगे, और देखो अब इसकी हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आंसर निकाल सकते हैं। देखो अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 36, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड को जूल कहते हैं, तो अगर आप निकालेंगे वॉट सेकेंड तो जूल के बराबर होता है। अच्छा अब देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैथ्स के हिसाब से 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स लिखेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻6, ये इसको लिखने का ना एक स्टैंडर्ड तरीका है, इस तरीके से लिखा जाता है। जब भी कोई वैल्यू जीरो में हो लंबी, तो उसको 1 डेसिमल बना के 10⁻, जितने जीरो हैं उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आगे तो एक डेसिमल लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका इतना ही आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन गए आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया पहला कि भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट बताइए, पहले तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज P इंटू टी, यानी कि, और इसकी ऐसा यूनिट है किलो वॉट आवर। फिर नेम द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वॉट आवर, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किलो वॉट आवर में आता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो 1 किलो वॉट आवर है इसमें कितने जूल्स होते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको मैंने निकालना सिखा दिया, यानी 1 किलो वॉट आवर कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, 6 जूल, इतने जूल के बराबर होता है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे भाई 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या है, चलो ये तो हो गई चीज। अब कोई आपसे पूछे कि 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में कितना एनर्जी यूज हुई, 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज हुई, ये इसका एक मोटा मोटा सा आंसर है कि 1 किलो वॉट आवर का मीनिंग क्या है। लो बेटा इसे नोट कर लो। देखो बेटा अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 किलो वॉट आवर का क्या मतलब है, तो हमने फॉर्मूला ही लिख लिया कि 1 किलो वॉट आवर मीन्स 1 वॉट इन 1 आवर। इसका मतलब ये, अच्छा 1 किलो वॉट को 1 यूनिट भी कहते हैं, 2 किलो वॉट को 2 यूनिट बोलेंगे, 3 को 3। अगर मैं बोलूं कि 1 यूनिट एनर्जी यूज हुई है, अगर मैं बोलूं 1 यूनिट एनर्जी यूज हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 1000 वॉट कंज्यूम हो गया, 1000 वॉट आपका यूज हो गया, मतलब इतना वर्क डन हुआ है 1000 वॉट। मैं बोलूं 2 यूनिट कंज्यूम हुई है, तो बस आप इससे आइडिया लगा लीजिए, तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चंस इस तरीके से कर पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। ये चीजें हैं कुछ कन्वर्जन्स की चीजें हैं, इसे हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखो 1 किलो वॉट, 1000 वॉट, ये समझ में आ गया। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, अगर मैं बोलूंगा 1 मेगावाट तो 10⁻6 वॉट। मैं बोलूंगा 1 हॉर्स पावर, ये सिलेबस में नहीं है, तो ये 760 46 वॉट के बराबर होता है, हॉर्स से कंपेयर करते हैं। आज जब हमारे पास यूनिट्स नहीं थी तो हम हॉर्स के हिसाब से ना पावर कंपेयर करते थे। तो अगर मैं बोलूंगा 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। तो याद रखना सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द बल्ब, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग बल्ब, जरा सुन लीजिए ध्यान से। हायर द वोल्ट, हायर द वॉटेज मतलब वॉट ऑफ द बल्ब, स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस। ध्यान में रखना ये जो कंसेप्ट है, जस्ट कीप इन माइंड, इसको सोचोगे आ जाएगा समझ में।
कहता है कि वॉट अगर ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी वायर थिक होगी। इफ सम बल्ब्स ऑफ डिफरेंट पावर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द बल्ब ऑफ लोएस्ट पावर विल गिव मैक्सिमम ब्राइट लाइट। याद रखना, अगर बल्ब डिफरेंट पावर के हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जिस बल्ब की लोएस्ट पावर होगी वो बल्ब जो है हमारा क्या करेगा, विल गिव मैक्सिमम ब्राइटनेस, मतलब सबसे ब्राइट होगा एज कंपेयर टू द हाईएस्ट पावर। तो कीप इन माइंड, इन पैरेलल उल्टा होता है। इन पैरेलल द बल्ब ऑफ हायर वोल्टेज विल गिव मैक्सिमम इल्यूमिनेशन। सो जस्ट कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आते हैं, और ये एक तरह की ऑब्जर्वेशन है। आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम वहां से इसको बता भी पाएंगे रेजिस्टेंस निकाल के। सो कीप इन माइंड कि एक चीज याद कर लो, दोनों को याद करोगे तो कंफ्यूज होगे। आप पैरेलल वाला यूज याद कर लो। कहता है कि पैरेलल में अगर बल्ब लगे हों तो जो हायर वोल्टेज वाला बल्ब होगा ना, गिव मैक्सिमम इल्यूमिनेशन, मतलब ब्राइटनेस, और सीरीज में होगा तो लोवेस्ट वाला देता है। कीप इन माइंड, सीरीज में लोवेस्ट वाला। ठीक है, और एक चीज, सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अपने ब्रेन में डाल लीजिए। आगे न्यूमेरिकल करते हुए हम इनका यूज करेंगे और हमें अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे उस केस में। सो देखो एक बार दोबारा, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है। मेगावाट मतलब 10⁶ वॉट। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। हायर द वॉट ऑफ द बल्ब, स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस। कीप इन माइंड, ये हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, वहां समझ में आ जाएगा। फिर ये दो कंसेप्ट बताए थे मैंने, बोला था इसमें से एक याद कर लो, पैरेलल वाला याद कर लो, सीरीज में उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में अगर बल्ब लगे हों तो जिसकी वोल्ट ज्यादा होगी, वॉट, वो ज्यादा ग्लो करेगा। सीरीज में उल्टा है, इसका उल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो यू कैन नोट इट। नाउ सी, वी हैव फ्यूज वायर, दैट विल डू लेटर ऑन। फ्यूज वायर हम अगली क्लास में करेंगे। एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर हम चलते आगे। अब देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। सो देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन, ध्यान से बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, कर भी लीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट, यानी आपको पावर दी हुई है 840 वॉट, यूनिट देख के। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, व्हेन हीटिंग इट एज मैक्सिमम रेट एंड 360, मतलब जब हीट मैक्सिमम है तो ये पावर है। 360 वॉट व्हेन हीटिंग इट एज मिनिमम, तो 360 वॉट है जब आपकी हीट है मिनिमम। जैसा क्वेश्चन लिख रहा है वैसे ही कह रहा था। वोल्टेज इज 220, वोल्टेज कह रहा है 220 है। ठीक है, कहता है व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। कह रहा है कि इन ईच केस में व्हाट आर द करंट एंड व्हाट आर द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केस बन गए, केस ए केस बी, केस ए एंड केस बी। अब पावर के आपके पास जो भी फॉर्मूले आप लगाइए। देखो पावर के कौन कौन से फॉर्मूले आपके पास, P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square by R। केस ए सॉल्व करते हैं। पावर दिया हुआ है हमें 840, वोल्ट दी हुई है 220, और हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस। तो करंट निकाल दो पहले, देखो कहाँ से निकाल सकते हो, VI से निकाल सकते हो। तो P is equal to VI, I is equal to P by V। आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर 3.82 एम्पियर के करीब आएगा। अब रेजिस्टेंस निकालना है, ओम्स लॉ, V is equal to IR, so R is equal to V by I। V 220 वोल्ट, करंट आपने निकाल लिया 3.82। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 57.6 ओम आ जाएगा। तो आई होप अब इसका बी पार्ट अपने आप सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सिमिलर है। लो बेटा इसे नोट कर लो एंड ट्राई इट्स बी पार्ट योर ओन एंड आस्क मी द डाउट इफ यू हैव। हाँ बेटा देखो, जो भी आज हमने पढ़ा है ना वो सारा समझने वाला और अंडरस्टैंडिंग वाला है। अब क्या है कि जो मैंने समझाया है, समझाने के बाद मैंने एक न्यूमेरिकल ट्राई करवाया आपको। न्यूमेरिकल कैसे करना है तो ये भी हम एक ही न्यूमेरिकल करेंगे आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में और करेंगे। इस न्यूमेरिकल में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने गिवन लिख दिया जो भी दिया हुआ है, फिर मैंने साइड में फॉर्मूले लिख दिए, जो भी मुझे फॉर्मूले चाहिए मैंने साइड में लिख दिए। अब उसके बाद मैंने मैच किया कि मेरा कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो जो लग सकता है लगवा दिया।
मेरा P इक्वल टू वी आई वाला लग रहा था, तो वो मैंने लगा दिया और इसको सॉल्व कर दिया, बाकी ओम्स लॉ लगाया। तो ए पार्ट मैंने सॉल्व किया, बी पार्ट मैंने बोला आप खुद सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल इसी से मैचिंग, बस इतना ही है। तो फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं और चीजों को अच्छे से करना है। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।